कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 द्विघात समीकरण दे दिए गए और पहले हम लोग को मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बताएंगे, यदि मूलों का अस्तित्व रहेगा तब जाकर हमें उनका जो भी द्विघात समीकरण रहेगा उसके हम लोग 2 मूल ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व रहेगा तो हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व होने का क्या मतलब हो गया ना, देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यहाँ पे लिखा गया है। कोई भी द्विघात समीकरण इसी प्रकार से रहेगा, ax² + bx + c = 0 प्रकार का होता है और उसके दोनों मूल को आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं, इसका किस प्रकार से निगमन किया गया है। देखिए यहाँ पे समीकरण ax² + bx + c = 0 है, का मूल यहाँ पे यही होता है। इसको ज्ञात इस प्रकार से करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं, तब आपको यहाँ पे x का 2 वैल्यू ज्ञात होता है। आप इसको याद रखेंगे, इसे जो भी कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा उसके डायरेक्ट आप मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर -b ± करने में b² 4ac बटा में 2a होता है। ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात होता है। फिलहाल में यहाँ पर आपको इसका निगमन नहीं करना है। और यहाँ पे मूलों का अस्तित्व होने का मतलब ये होता है ना कि जो यहाँ पे करणी का मान आ रहा है या तो यह वैल्यू धनात्मक होना चाहिए, b² 4ac, इसे विविधकर भी कहते हैं। 2 ही प्रकार से रहेंगे तब इनका अस्तित्व होगा, या तो यह इनका वैल्यू 0 के बराबर रहे या कुछ धनात्मक वैल्यू रहे। यदि b² 4ac का मान 0 से छोटा आने लगता है ना, ऋणात्मक में आने लगता है, तो इनका अस्तित्व नहीं रहता है। यहाँ पे जो भी मूल रहेंगे वो काल्पनिक हो जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है। यहाँ पर है 2 भिन्न मूल मिलेंगे। जब यहाँ पे b² 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तब क्या होगा, 2 भिन्न और यहाँ पे वास्तविक मूल होते हैं। दोनों मूल अलग अलग आपको प्राप्त होंगे, लेकिन साथ साथ क्या रहेंगे, वो वास्तविक रहेंगे। सेकंड में इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। b² 4ac का वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगा तब आपको जो भी द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त होंगे दोनों सेम ही रहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर b² 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यह पद समाप्त हो गया। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ऋण b बटा आपका 2a बचेगा, यदि इसका वैल्यू 0 आया तब। और थर्ड में आपको इस प्रकार से मूल मिल सकता है, यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होता जब यहाँ पे यदि b² 4ac का मान यदि 0 से छोटा होता है। यहाँ पे जो b² 4ac है इसी को आप विविधकर भी कह सकते हैं। विविधकर आपका यही है, b² 4ac, इसे d से यदि आप दर्शाना रहेगा तो दर्शा सकते हैं। तो इसी का मान यदि 0 से बड़ा आएगा तो आपको 2 भिन्न और वास्तविक मूल मिलेंगे, और यदि 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक मूल आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे इन 2 कंडीशन में आपको वास्तविक मूल मिलेगा और यहाँ पर आपको काल्पनिक मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न में हमेशा इन दोनों को ही आपको हल करना रहेगा। यदि यहाँ पे b² 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 से छोटा आ जाएगा ना तो हम लोग उसको हल नहीं करेंगे। जो भी मूल रहेंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे। करणी के अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या आ जाता है ना तो वहाँ पर आई आपको प्राप्त होने लगता है, जिसको आप कक्षा 11 में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको हम लोग सिंपल यहाँ से तुलना कर लेंगे। यहाँ पे x² का गुणांक जो रहेगा वह a हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक b हो गया, और जो c रहेगा अचर पद हम लोग तुलना कर लेंगे और देखेंगे यदि b² 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है तब उसको हम लोग हल करेंगे, तब आपको मूल वास्तविक मिलेगा, और यहाँ पे 0 के बराबर रहेगा तब आपको मूल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तीसरी कंडीशन में जब यहाँ पे b² 4ac का वैल्यू 0 से छोटा मिलने लगेगा तो हम लोग को इसको हल नहीं करेंगे, मतलब मूल काल्पनिक हो जाएगा। ये लिख देंगे, या फिर ये लिख सकते हैं आप कि कोई वास्तविक मूल नहीं। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में हम लोग को पहला द्विघात समीकरण नहीं दिया गया, 2x² ऋण 3x + 5 = 0 है। इस द्विघात समीकरण को हम सिंपल नोट करते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण को सिंपल हमने नोट किया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं द्विघात समीकरण को यहाँ पे व्यापक रूप से तुलना कर दीजिए। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसको तुलना कर देंगे। जो भी द्विघात समीकरण रहेगा उसका आपको सिंपल तुलना करना है। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको जो x² का गुणांक है, यहाँ पे x² गुणे में क्या है 2 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको 2 ज्ञात हो गया। चलिए यहाँ पे जो x का गुणांक है b, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं सभी पद धनात्मक है तो यहाँ पर भी आप इसको चिन्हों के साथ में लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ऋण 3, b का वैल्यू है ऋण 3 जो कि है x का गुणांक, और जो c है अचर पद वो है आपका +5। यहाँ पर यह हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर सिंपल हमने abc का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे विविधकर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं विविधकर जो कि होता है b² ऋण 4ac होता है। चलिए इसे कैपिटल D से दर्शा देते हैं।
यहाँ पे बी स्क्वायर इन 4ac इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं डी बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब बी के स्थान पर हमें क्या प्रतिस्थापित कर देना है, ऋण 3। यहाँ पे ऋण 3 का वर्ग हो गया ऋण 4 हो गया। ए का वैल्यू हमने 2 ज्ञात किया हुआ है, सी का वैल्यू हमने 5 ज्ञात किया हुआ है। चलिए बस इसको केवल हल कर लीजिए। ऋणात्मक संख्या है, इसका वर्ग कर देंगे तो आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। 3 का वर्ग कर देंगे 3 3 9 मिलेगा ऋण। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं 5 दूना 10 और 10 में जब आप यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे 10 चौका आपको 40 प्राप्त होगा। चलिए डी का वैल्यू यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, इसी में से इसको आपको घटाना पड़ेगा तो आपको ऋण 31 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है ना ऋण 31। यहाँ पर हमने हल करके देखा ना बी स्क्वायर ऋण 4ac जो हम लोग का व्युत्कर है इसका वैल्यू 0 से हमें छोटा प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ पर जो भी मूल है एक काल्पनिक है, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, है ना। यहाँ पर हमने जो 3 कंडीशन पढ़ा था ना यहाँ पे, चलिए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। जब बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहेगा तब आपको दो भिन्न भिन्न और यहाँ पे मूल अस्तित्व मिलेगा, ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा, वास्तविक संख्या आपको प्राप्त होगा। और जब बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू 0 के बराबर रहेगा तब आपको 2 बराबर मिलेंगे मूल और दोनों मूल वास्तविक रहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जब बी स्क्वायर ऋण 4ac इसका मान यहाँ पे 0 से यहाँ पे इसको मान छोटा आने लगे तब यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता, है ना, काल्पनिक हो जाएगा। तो इस प्रकार के द्विघात समीकरण को हम लोग हल नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे मूलों को हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, केवल हम लोग को यही 2 कंडीशन में ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर आपको पहले वाले प्रश्न के लिए ही ज्ञात हो गया, बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 बड़ा हो जा रहा है और यहाँ बी स्क्वायर ऋण 4ac ये छोटा हो जा रहा है, तो हम लोग को इसको यहाँ पे ज्ञात नहीं करना है। पता लिख देते हैं जो दिया गया हम लोग को द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है। तो यहाँ पर हम लिख दिया द्विघात समीकरण के मूल यहाँ पे वास्तविक नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मूल को ज्ञात ही नहीं करेंगे। सेकंड प्रश्न में यही द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको हमने सिंपल नोट कर लिया। 3x स्क्वायर ऋण 4 करने में 3 x प्लस 4 बराबर 0 है। यहाँ पर भी हमने लिख दिया द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ पर हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको जो a है इसका वैल्यू 3 ज्ञात हुआ और जो b है यक्स का गुणांक यहाँ पर यह पूरा संख्या है जो है ऋण 4 करने में 3 ज्ञात हो गया और जो c है इसका वैल्यू आपको जो अचर पद है इसका वैल्यू 4 ज्ञात हो गया। अब बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, लिखते हैं व्युत्कर जो बी स्क्वायर ऋण 4ac है इसका वैल्यू बी स्क्वायर मतलब b के स्थान पर हम लोग की यही संख्या है ऋण 4 करने में 3, इसी का हमें वर्ग कर देना है, ऋण 4 हो गया। ए का वैल्यू हमने 3 ज्ञात किया हुआ है, सी का वैल्यू हमने 4 ज्ञात किया है। चलिए इसका हम लोग को सिंपल वर्ग कर देना है, ऋणात्मक संख्या वर्ग कर देंगे धनात्मक की संख्या प्राप्त होगा। जब आप 4 का वर्ग कर देंगे 4 चौका आपको 16 मिलेगा, है ना, 4 में 4 गुणा कर देंगे 16 और जो कर्णी में संख्या इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ से कर्णी समाप्त हो जाएगा, केवल 3 मिलेगा। 16 में 3 का गुणा कर देंगे 16 यहाँ आपको 48 प्राप्त होगा, ठीक है। इसका हमने सिंपल वर्ग कर दिया। यहाँ पर चलिए अलग से करके दिखा देते हैं। ऋण 4 करणी में 3 है, जब इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने का मतलब उसी संख्या का उस संख्या में गुणा, तो यहाँ पे ऋण 4 करणी में 3 हमने फिर लिख दिया। अब यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या प्राप्त होगा। जब 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो आपको 16 मिलेगा, जो करणी में 3 का करणी में 3 गुणा कर देंगे तो 3 मिलेगा, 16 यहाँ आपको सिंपल 48 प्राप्त होगा। चलिए तो यहाँ पर हमने 48 लिख दिया। अब यहाँ पर भी देख लीजिए 4 3 12, 12 चौका 48 हो जाएगा, या फिर 4 चौका 16 और 16 48, यहाँ पर -48 है। यहाँ पर अंतर कर देंगे, जितना राशि धनात्मक उतना ऋणात्मक है, घटकर 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना बी स्क्वायर ऋण 4ac इसका मान आपको 0 प्राप्त हो रहा है, अतः आपको जो भी 2 मूल थे वो बराबर मूल मिलेंगे और दोनों मूल वास्तविक रहेंगे। यहाँ पर दोनों मूलों का जो भी द्विघात समीकरण के मूल है यहाँ पर अस्तित्व है ना, तो इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। यहाँ हम लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व है, और किस प्रकार का है वो हमने बताया आपको। मूलों का अस्तित्व है, तब हम लोग मूल को ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है x बराबर ऋण b प्लस माइनस करणी में यहाँ पे b स्क्वायर ऋण यहाँ पे 4ac और बटा में 2a होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, x बराबर ऋण b और प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर ऋण 4ac बटा यहाँ पे 2a, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर ऋण हो गया
यहाँ पर बी का मान हमने जो ज्ञात किया है कोष्टक में करके लिख देते हैं, जो कि है ऋण 4 करणी में 3 है। और यहाँ पे हर में हो जाएगा 2, और यहाँ पे ए के स्थान पर आपको प्रतिस्थापित कर देना है 3 को, यहाँ पे 3। इसको हमने पूरा पद ही हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे जो बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू था ना, यह 0 ज्ञात हमने किया हुआ है ना। चलिए एक बार हम लिख भी देते हैं, प्लस माइनस करके यहाँ पर करने में हमने 0 लिख दिया, क्योंकि अभी हमने ज्ञात किया था बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू हमने 0 ज्ञात किया था, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगा। 4 करणी में 3 आपको प्राप्त हो गया। अब ये पद पूरा हट जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया है। अब यहाँ पे 3 दूना 6 आपको प्राप्त हो गया। अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 करणी में 2 करणी में 3 हो गया। 2 से हमने अंश को विभाजित कर दिया, तो हर को भी 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6 आपको मिलेगा। यहाँ पर जो हर में 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? करणी में 3 गुणते करणी में 3 लिख सकते हैं। अंश और हर से यहाँ पे करणी में 3 समाप्त हो जाएगा, हर में केवल एक करणी में 3 बचेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर 3 के स्थान पर हम लोग करणी में 3 गुणते करणी में 3 लिख सकते हैं, और एक करणी में 3 यहाँ पर अंश से समाप्त हो जाएगा। तो x बराबर आपको 2 बटा आपको करणी में 3 प्राप्त होगा। और जो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ना x के कुल 2 मान आप ज्ञात होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या रहेगा? सेम ही सेम रहेगा, 2 बटा करणी में 3। यहाँ पे लिख देते हैं। अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल, यहाँ पे x बराबर आपको 2 बटा 3, 2 बटा करणी में 3 है कामा, और जो दूसरा है वो भी सेम ही है, 2 बटा करणी में 3 है। यहाँ पे सेकंड प्रश्न हल हो गया। थर्ड वाले प्रश्न में ही द्विघात समीकरण दिया हुआ था, 2x स्क्वायर ऋण 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर हमने लिख दिया द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पर हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, और जो b है जो x का गुणांक है, यहाँ पे चिन्हों के साथ में आप ले लेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू आपको ऋण 6 प्राप्त हुआ, कामा जो c है अचर पद, इसका वैल्यू आपको 3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग व्युत्तर ज्ञात कर लेते हैं। जो कि होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू है ऋण 6, इसका वर्ग कर देंगे, ऋण 4 हो गया। a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। 6 में 6 का गुणा कर देंगे, ऋण 6 का वर्ग कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या हो जाएगी, और 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 3 24, है ना। यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 6 में 4 गुणा कर देंगे, 6 चौका आपको 24 मिलेगा। ऋण यहाँ पे 24 हम लिख देते हैं। चलिए अंतर कर लेते हैं, यहाँ पर घटा देंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। धनात्मक वाले राशि का मान अधिक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान है, ये यहाँ पर आपको 0 से बड़ा मिल रहा है ना। जब 0 से बड़ा मिले तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया ना कि जो भी दोनों मूल है यहाँ पर अस्तित्व तो है, साथ ही साथ जो भी 2 मूल आपको मिलेगा वो वास्तविक रहेंगे और दोनों भिन्न भिन्न आपको प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर यही वाला कंडीशन आपको प्राप्त हो रहा है। बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू हमने बताया, देखा है यहाँ पे 12 आ रहा है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो भी 2 आपको मूल मिलेंगे वो भिन्न रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और साथ साथ वास्तविक मूल आपको प्राप्त होगा। लिखते हैं, यहाँ मूलों का अस्तित्व है, यहाँ मूलों का अस्तित्व है। चलिए हो गया। तब हम लोग उनका वैल्यू भी ज्ञात कर देते हैं, तब आपको मूल ज्ञात होगा। x बराबर, इस फार्मूले को आपको हमेशा याद में रखना है, यही द्विघाती सूत्र है, ऋण b प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर ऋण 4ac और बटा में 2a होता है। चलिए x बराबर ऋण, और यहाँ पे b का वैल्यू है, ये जो भी b का मान रहे आप कोष्टक में करके लिखिएगा ताकि यहाँ पर गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह वो पहले से है ना, ये फार्मूला में होता है ऋणात्मक। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? ऋण 6, तो इसको हम लोगों ने कोष्टक में लिखा, और यहाँ पे प्लस माइनस लिख देते हैं। और यहाँ पर बी स्क्वायर ऋण 4ac, इसी को तो अभी हमने हल किया, जिसका वैल्यू हमें 12 प्राप्त हुआ। तो यहाँ बी स्क्वायर ऋण 4ac के स्थान पर हम लोग करणी के अंदर 12 प्रतिस्थापित कर देते हैं, है ना। और हर में 2 और 1 है, a का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 गुणते हमने 2 सिंपल लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग और हल करते हैं। x बराबर ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस, और जो यहाँ पे 12 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करणी के अंदर
4 में जब 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का तो वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, है ना, 2 ज्ञात हो जाएगा, और यहाँ पे करनी में 3 या इसी प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या था इसका हमने गुणनखंड कर दिया। 12 गुणनखंड कर देंगे तो 4 गुणते 3 हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 4 का वर्गमूल आपको ज्ञात हो जाएगा जो कि मिलेगा 2, लेकिन यहाँ पे जो संख्या 3 है इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो पाएगा, तो इसको आप इसी के साथ करनी के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर है ज्ञात हुआ था 2 करनी में 3, यहाँ पे करनी में 12 के स्थान पर हमने लिख दिया, और हर में है 2 गुणते 2, यहाँ पर हमने सिंपल 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 2 उभयनिष्ठ है, इन दोनों संख्याओं में से 2 उभयनिष्ठ है, 2 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ से सिंपल आप 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो कोष्टक में बचेगा क्या, 2 3 6 3 बचा हुआ है, और प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पे करनी में 3 बचा हुआ है, कोष्टक बंद, और हर में है 4, अंश और हर क्या है 2 से विभाजित है। तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया 3 प्लस माइनस करनी में 3, और हर में यहाँ पे अंश और हर को हमने 2 से विभाजित कर देगा, अंश और हर को 2 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ से 2 समाप्त हो जाएगा, अंश से 2 गुणते 2 हो जाएगा, 1 2 समाप्त हो जाएगा, 1 2 बचा हुआ है। यही आपको ज्ञात हो गया 2 मूल, एक बार प्लस कर देंगे तो 1 मूल मिलेगा, और एक माइनस के साथ लेंगे तो एक दूसरा मूल आपको प्राप्त हो जाएगा। लिख देते हैं, अतः द्विघात समीकरण के दो भिन्न रहेंगे, अलग अलग भिन्न है, भिन्न मतलब दोनों मूल अलग अलग है, द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल आप चाहें तो प्लस माइनस करके अलग अलग आप लिख सकते हैं, या फिर दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं। लिख देते हैं, आपको ज्ञात हुआ था 3, और चलिए प्लस माइनस करके लिख देते हैं, दोनों को साथ में ही लिख देते हैं, और 3 प्लस माइनस करनी में 3 और हर में 2 है। ठीक है, एक बार प्लस को लेंगे तो 3 प्लस करनी में 3/2 हो जाएगा, और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे तो 3 माइनस करनी में 3/2 हो जाएगा। यही 2 मूल आपको ज्ञात हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर k का मान आपको ऐसा मान आपको बताना है, लेकिन आपको पहले ही दे दिया गया है ना, इस प्रकार से करना है आपको कि यहाँ पे दोनों मूल बराबर हों। देखिए मूल बराबर कब होता है, जब यहाँ पे b² × 4ac का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आ जाता है ना। तो यहाँ पर यही आपको यह समझ लीजिए कि इतना आपको दिया हुआ है कि विविधकर का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, इसी का आप इस्तेमाल करके तभी आप यहाँ पे k का मान ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसी प्रकार से ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है ना कि दोनों मूल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दोनों मूल बराबर हो, तो केवल इसी शर्त में दोनों मूल बराबर रहते हैं ना, 2 बराबर मूल होते हैं। चलिए तो इस द्विघात समीकरण को हम लोग सिंपल नोट करते हैं। जो भी दिया गया द्विघात समीकरण था उसको हमने सिंपल नोट कर दिया, 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पर हमने लिख दिया द्विघात समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ पर हम लोग a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगा, जो x² गुणांक है यह 2 है, और जो यहाँ पे x का गुणांक है b, यहाँ पर क्या है k है, जो यहाँ पे c है अचर पद, इसका वैल्यू क्या है 3 है। अब आपको प्रश्न में ही दिया था ना, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, प्रश्नानुसार आपको प्रश्न इस प्रकार से बोला था कि k का मान तो आपको ज्ञात ही करना है, लेकिन इस प्रकार से ज्ञात करना है कि आपको दोनों मूल बराबर प्राप्त हों। लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों मूल बराबर होने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं विविधकर जो होता है b² ऋण 4ac, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका सबका मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। b का मान क्या है k है, तो यहाँ पर हो जाएगा k का वर्ग ऋण 4 हो गया, a का वैल्यू हमने ज्ञात किया हुआ है 2, ठीक है 2 हो गया, और जो c है इसका वैल्यू है 3 बराबर किधर 0, k बराबर यहाँ पर हो गया ऋण, यहाँ पे सबका गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 4 दूना 8, 8 3 24, गुणनफल इसका 24 मिलेगा, बराबर किधर 0, यहाँ पे k² है, और यहाँ पे हो जाएगा k² बराबर, ये प्लस ऋणात्मक है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा धन, यहाँ पे 24 हो गया। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो k बराबर आपको यह करनी में 24 ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे हम वर्गमूल ज्ञात भी कर लेते हैं, यहाँ पे वर्गमूल जब भी ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस आने लगेगा, तो यहाँ पे k बराबर यहाँ पे प्लस माइनस करनी में, यहाँ पे गुणनखंड इसका इस प्रकार से कर लेते हैं 4, और यहाँ पे 6 को हम लोग अलग कर लेते हैं, है ना, 6 चौका 24 हो जाएगा, इसका वर्गमूल ज्ञात होगा, इसका तो ज्ञात ही नहीं होगा। तो यहाँ पे k बराबर प्लस माइनस, यहाँ पर 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं,
और इसको करनी में 6 को इसी प्रकार से रहने देते हैं। यही आपको k का वैल्यू ज्ञात हो रहा है, 2 वैल्यू आपको ज्ञात हो रहा है, प्लस 2 करनी में 6 और माइनस 2 करनी में 6। सेकंड प्रश्न में द्विघात समीकरण ही दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी गुणा करना बाकी है। अभी गुणा कर लेंगे तब द्विघात समीकरण की तरह दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को तुलना भी करना है। यहाँ पे k x है और कोष्टक में x ऋण 2 और प्लस 6 बराबर 0 है। तो जब k x का x के साथ गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा k x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले पद में हमने गुणा कर दिया k x का यहाँ पे दूसरे पद में भी गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो जाएगा और 2 हो जाएगा और k x और प्लस यहाँ पे 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण आपको यह प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आप तुलना कर लीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है a, तो यहाँ पर है k, तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको k प्राप्त हो रहा है। चलिए, जो b है इसका वैल्यू जो x का गुणांक है आपको इतना कुछ प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक 2k, इतना प्राप्त हो गया, ऋण 2k। जो c है अचर पद, इसका वैल्यू आपको 6 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर भी प्रश्नानुसार हम लोग लिख देते हैं। प्रश्नानुसार हमें बोला है कि दोनों मूल हमें बराबर ही चाहिए। जब दोनों मूल बराबर रहेंगे वो कब होता है, जब आपका b स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होता है। लिखते हैं, दोनों मूल बराबर होने के लिए वियुक्त कर जो होता है b स्क्वायर ऋण 4ac, इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। b स्क्वायर b के स्थान पर है आपका ऋण 2k, इसका हमने सिंबल वर्क कर दिया ऋण, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, k है, और जो c है इसका वैल्यू क्या है, 6 है। चाहे तो हम लोग गुणा में करके लिख सकते हैं, सब गुणे में ही है, बराबर के इधर 0। अब यहाँ पर हम लोग वर्क कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगा। 2 का वर्क कर देंगे 4 मिलेगा, k का वर्क कर देंगे k स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना, इतना ही आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 6 में 4 गुणा कर देंगे, 6 चौका आपको 24 प्राप्त हो जाएगा, ऋण आपको 24 मिला और k भी है साथ में, बराबर के इधर 0। इन दोनों पदों में k उभयनिष्ठ है, k उभयनिष्ठ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे 4 भी उभयनिष्ठ है, आप चाहें तो 4 को भी उभयनिष्ठ कर सकते हैं। चलिए संख्या 4 को भी उभयनिष्ठ कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 और k को हमने उभयनिष्ठ करिया, तो यहाँ पर केवल k बचा, ऋण यहाँ से 4 उभयनिष्ठ कर देंगे तो केवल 6 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पे इसका 2 गुणनखंड कर देंगे, 4 गुणते 6 हो जाएगा, 4 को आपने उभयनिष्ठ कर लिया, 6 बचा हुआ है, और आपने k को भी उभयनिष्ठ ही कर लिया हुआ है, बराबर के इधर 0। चलिए, या फिर और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ गुणा में बराबर उत्तर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा, यहाँ पे k और k ऋण 6 बराबर आपको 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पे गुणनखंड हो गया, तो यहाँ पर k का 2 मान आपको कैसे ज्ञात होगा, एक बार इसको आपको 0 के बराबर करना रहता है, एक बार इसको आपको 0 के बराबर करना रहता है, तभी आप कोई भी द्विघात यहाँ पे, यह फिलहाल में द्विघात समीकरण बन गया है ना, इसका गुणनखंड इसी प्रकार से होगा। एक बार k का वैल्यू आपको 0 के बराबर लेना पड़ेगा, एक तो यहाँ से यह ज्ञात हो गया, और एक बार जब इसको जो यहाँ पे जो भी कोष्टक के दोनों मान रहेंगे, यहाँ पर यह k अलग है और k ऋण 6 अलग है ना, 2 गुणनखंड है, दोनों को हम लोग को बारी बारी से 0 के बराबर करना रहता है। तो यहाँ पर जब k ऋण 6 बराबर जब आप 0 कर देंगे तो k का वैल्यू यहाँ पे ऋण 6 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 6 प्राप्त होगा। यहाँ k के 2 मान 0,6 हैं, यह 2 मान आपको यहाँ पर k के 2 मान यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान देना होगा कि जो भी यहाँ पे द्विघात समीकरण का यहाँ पे व्यापक रूप रहता है ना, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना, तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ही होता है। यदि a का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो यह द्विघात समीकरण आपका रहेगा नहीं, है ना, रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो k है, यहाँ पर चूंकि हमने k का 2 मान ज्ञात किया, एक हमने 0 ज्ञात किया और एक यहाँ पे 6 ज्ञात किया, तो यदि हम लोग ना यहाँ पे k के स्थान पर यदि हम लोग 0 प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक k है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर होगा तो यह द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर यह जो k का मान यह वाला है 0 वाला, यह मान अमान्य रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम लोग k का वैल्यू यहाँ पर 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक 0 का मतलब ये हो गया कि द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर यह वाला अमान्य होगा, यह वाला वैल्यू केवल मान्य है, ठीक है। यहाँ पर k का तो 2 मान है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल मान्य कौन सा होगा, k के 2 मान 0,6 है। यहाँ पे लिख देते हैं, द्विघात समीकरण के लिए
के लिए के बराबर 6 मान्य है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड प्रश्न हल हुआ। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार की बगिया बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया गया है, लंबाई जो है यहाँ पे चौड़ाई से दोगुना है और यहाँ पे उसका क्षेत्रफल भी आपको दे दिया गया है। यदि उस यहाँ पर यदि है, इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पर आपको बी स्क्वायर इन 4 इसी का मान आपको चेक कर देना है ना। जब भी यहाँ पर वास्तविक रहेगा मान तभी आप उसको ज्ञात करेंगे, है ना। जब भी मूल काल्पनिक हो जाएगा मूल तो हम लोग उसको हल नहीं करेंगे, यदि वास्तविक रहेगा तो उसको हल करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसी प्रकार से कुछ आपकी आम की बगिया है और यहाँ पर इसका हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं यक्स और मात्रक देख लेते हैं, मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसको यक्स मीटर मान लेते हैं। और यहाँ पर तब इसकी जो लंबाई है ये कितना हो जाएगा, इसका दोगुना आपको दे दिया गया प्रश्न में, तो यहाँ पे 2 यक्स मीटर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चौड़ाई का जो लंबाई था ये यहाँ पे चौड़ाई से दोगुना, तो इसी प्रकार हमने बना लिया। यहाँ पर जो भी चौड़ाई था इससे यहाँ पर हमने दोगुना कर दिया तो ये लंबाई हो गया। यहाँ पर ये यक्स मीटर हमने मान लिया, यहाँ पे ये 2 यक्स मीटर हो गया। चलिए लिख देते हैं, माना यहाँ पे आम की बगिया की, यहाँ पर पहले हम लोग लिख देते हैं चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हमने मान लिया यक्स मीटर। तब यहाँ पे लंबाई आपको प्रश्न में बोला था कि यहाँ पे चौड़ाई का दोगुना है, तब यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई, इसी का हमने दोगुना कर दिया, 2 यक्स मीटर हो गया। प्रश्नानुसार हमें बोला हुआ है यहाँ पे आम की बगिया की ही बात हो रहा है। यहाँ पे क्षेत्रफल बोला है कि 800 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देते हैं आम की बगिया। ठीक है, इसी की बात हो रहा है, आम की बगिया। आम की बगिया का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 800 मीटर स्क्वायर। इसमें रहेगा क्या, आम की बगिया का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई रहेगा, है ना। ये आयताकार ही है जो भी आपकी बगिया है, और लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का हम लोग सिंपल गुणा कर लेते हैं, है ना। या फिर फार्मूला लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर यहाँ पे होता है क्षेत्रफल, है ना। तो लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई का गुणा कर देते हैं और क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। लंबाई है यहाँ पे 2 यक्स और चौड़ाई है यक्स, इसका आपको वैल्यू दे दिया गया 800। ठीक है, तो हम लोग केवल यहाँ पे संख्यात्मक मान को ही लेते हैं, मात्रक को रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मात्रक रहेगा दोनों मात्रक सेम ही है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, और जो भी हम लोग को यक्स का मान ज्ञात होगा वो मीटर में ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर यक्स में एक्स का गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा, 800 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर बराबर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 2 चौका 8, यहाँ पे आपको 400 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका वर्गमूल की बात करेंगे ना, यहाँ पे यक्स बराबर, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस और यह हो जाएगा करनी में 400। तो यहाँ पर आपको ज्ञात होगा यक्स बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे 400 का वर्गमूल, यहाँ पे किस संख्या का वर्ग करने पर यह संख्या आपको प्राप्त होगी, वो संख्या है 20। 20 में जब 20 का गुणा कर देंगे ना तो आपको 400 प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए चाहे तो हम लोग एक बार इस प्रकार से लिख भी देते हैं, आप चाहें तो गुणनखंड करके यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर यह आसान था, यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, फिर डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड हमने कर दिया है, यहाँ पे 2 गुणनखंड सेम गुणनखंड होना चाहिए, तो एक गुणनखंड को हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस आपको 20 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस ऋणात्मक वैल्यू को नहीं ले सकते हैं ना। जो भी यहाँ पर कोई भी बगीचा रहेगा तो उसका लंबाई यहाँ पे ऋणात्मक में नहीं हो सकता। यहाँ पे यक्स के 2 मान आपको ज्ञात हो रहे हैं, यक्स बराबर आपको +20 यहाँ पे यह भी मिल रहा है, और यहाँ पे यक्स बराबर आपको -20 भी प्राप्त हो रहा है ना। ये दोनों मात्रक मीटर में ही रहेगा, परंतु यह वाला वैल्यू तो मान्य है, ठीक है, लेकिन यह वाला जो मान है यह क्या है, अमान्य है। यहाँ पर लिख देते हैं, जो यक्स का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया था यह 20 था, 20 मीटर आपको ज्ञात हो गया। जो चौड़ाई है यह आपको 20 मीटर मिला, और यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे इसका लंबाई मिल जाएगा 20 दूना 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 20 दूना 40 मीटर हो जाएगा, मीटर रहेगा। लिख देते हैं, अतः आम की यहाँ पे बगिया की
यहाँ पे लिख देते हैं चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई यहाँ पे 40 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दो मित्रों की आयु का योग यहाँ पे 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग चलिए 20 वर्ष है, यह दे देगा। और फिर दे देगा ना 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल यहाँ पे 48 था। ये आपको प्रश्न दिया है, देख लेते हैं यहाँ पे स्थिति संभव है कि नहीं। चलिए दोनों मित्रों की वर्तमान आयु को हम लोग पहले मान लेते हैं, है ना। कोई भी आयु संबंधित प्रश्न रहेगा पहले आप उनकी वर्तमान आयु को मान लीजिए। लिख देते हैं माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब यहाँ पर दे दिया गया था ना कि दोनों की आयु का योगफल 20 है, तो हम लोग को इस प्रकार से बनाना होगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 20 ऋण x, इतना वर्ष हो जाएगा। अच्छा ऐसा होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हमें दे दिया गया था ना कि दोनों मित्रों की आयु का योगफल कितना है, योग 20 वर्ष है। अभी हम लोग यहाँ पे दोनों की जो हम लोग आयु माने हुए हैं ना, इसको आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल आपको 20 प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार से, यक्स को जोड़ दिया जाए प्लस यहाँ पर 20 ऋण यक्स को जोड़ दिया जाए। ये सब वर्ष में ही दोनों जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स और प्लस यहाँ पे 20 ऋण यक्स हो जाएगा। प्लस यक्स माइनस यक्स घट, प्लस और माइनस यक्स घट कर 0 हो जाएगा। आपको केवल 20 ही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे एक मित्र का हमने मान लिया यक्स वर्ष, दूसरे मित्र का हो गया यहाँ पे 20 ऋण यक्स वर्ष। आगे प्रश्न में बोला था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल हमें 48 दिया हुआ है ना, तो 4 वर्ष पूर्व पहले उनकी हम लोग आयु ज्ञात करते हैं। लिख देते हैं 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व मान लेते हैं कोई फिलहाल में 20 साल का है। यदि 4 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो उसका जो भी वर्तमान आयु रहेगा, फिलहाल में कोई 20 साल का है तो उसमें से क्या कर देंगे 4 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ पे 20 ऋण 4 कर देंगे तो हो जाएगा 16 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान आयु चूंकि हमने यक्स वर्ष माना है तो यक्स में से 4 वर्ष घटाना पड़ेगा और इसके भी आयु में से 4 वर्ष घटाना पड़ेगा, समान रूप से घटेगा क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व की चर्चा किया हुआ है। लिख देते हैं 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख देते हैं पहले मित्र की आयु क्या रही होगी। यहाँ पे वर्तमान आयु में से हम लोग क्या कर देते हैं 4 वर्ष घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण 4 वर्ष। अब यहाँ पे लिख देते हैं उसी प्रकार दूसरे मित्र, यहाँ पे लिख देते हैं कि आयु, यहाँ पे दूसरे रहेगा, दूसरे मित्र की आयु। यहाँ से हम लोग 4 वर्ष घटा देते हैं तो यहाँ पे 20 ऋण यहाँ पर यक्स है और इसमें से भी हम लोग को क्या कर देना है 4 को घटाना है, यह वर्ष में ही है। हम घटा देंगे तो यहाँ पे कोष्टक भी खोल देंगे तो इसी प्रकार से रहेगा 20 ऋण यक्स और ऋण 4 रहेगा। यहाँ पे 20 में से क्या हो जाएगा 4 घट जाएगा जो कि आपको 16 मिलेगा। 16 ऋण यक्स, इतना वर्ष रहेगी दोनों की आयु। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व जो भी उनकी आयु थी उस आयु को हमने ज्ञात कर दिया। अब आयु ज्ञात करने के बाद अब प्रश्न में आगे बोला था ना कि इनका गुणनफल 48 दिया हुआ है। लिख देते हैं प्रश्नानुसार हम इसको समीकरण बना लेते हैं। इनका गुणनफल आपको दे दिया गया था 48। यहाँ पे यक्स ऋण 4 वर्ष पूर्व वाली आयु यही है इन दोनों की और इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, गुणा कर देते हैं। इनका गुणनफल दिया था 48 दिया हुआ है प्रश्न में, गुणा कर देते हैं। यक्स का यहाँ पे 16 के साथ गुणा कर देंगे तो आपको 16 यक्स प्राप्त हो जाएगा। यक्स का जब यहाँ पे ऋण यक्स के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण यक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। चिन्हों का भी ध्यान में आप रखेंगे, यहाँ विपरीत चिन्ह रहेगा तो ऋणात्मक की राशि आपको प्राप्त होगा। ऋण यहाँ पे 16 में 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 16 दूना 32 और यहाँ पे 16 चौको 64 आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक आपको प्राप्त हो जाएगा 4 यक्स रहेगा, 4 का यक्स में गुणा कर देंगे और बराबर किधर है 48। चलिए अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण यक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे यक्स वाले पदों को साथ में, यहाँ पर यक्स का पद है, यक्स का पद यह है। 16 में 4 जोड़ देंगे तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा जो कि दोनों धनात्मक ही है, समान चिन्ह इसलिए हमने जोड़ दिया 20 यक्स। और यहाँ पे ऋण हो गया 64 और जो प्लस में राशि है बराबर की धर पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर की धर ऋणात्मक ही हो जाएगा 48 बराबर की धर 0। और यहाँ पे इसको और हल करते हैं, यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर
अब यहाँ पे प्लस 20x को तो इसी प्रकार से रहने देते हैं, दोनों राशि ऋणात्मक के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ पे 8 4 12 को 2 हासिल 1 लगा। यहाँ पे 6 में जब आप 4 जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 1 हासिल 11 112 हो गया, बराबर किधर 0। चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं पहला पद ऋणात्मक है ना, इसको हम लोग धनात्मक ही कर ले रहे हैं, ठीक है। या फिर दोनों पक्ष हम लोग ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक पद चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा x², यहाँ पे यह ऋण 20x और यहाँ पे यह धन 112 हो जाएगा, बराबर किधर 0। दोनों पक्षों में हमने ऋण 1 से गुणा कर दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग तुलना कर देते हैं यहाँ पे ax² + bx + c = 0 से, क्योंकि हम लोग को पहले इसका देखना है कि अस्तित्व है कि नहीं, है ना। मतलब इनका हल है कि नहीं। हल होने का मतलब हम लोग पहले इसका विविक्तर ज्ञात करके देखेंगे। लिख देते हैं द्विघात समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको x का गुणांक 1 प्राप्त हो जाएगा, और जो b है x का गुणांक आपको ऋण 20 प्राप्त हो जाएगा, और जो c है अचर पद वो क्या मिलेगा 112 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग विविध कर देख लेते हैं। b² ऋण 4ac, b² मतलब ऋण 20 का वर्ग, ऋण हो गया 4 हो गया, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू क्या है 112। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे ना तो ऋण 20 का वर्ग कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगा, 20 का वर्ग कर देंगे तो 400 आपको प्राप्त हो जाएगा। ऋण यहाँ पर 4 में 1 का गुणा कर देंगे 4 ही मिलेगा, 4 का यहाँ पर गुणा करते हैं इसका, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 एकम 4 4 एकम 4 इतना मिलेगा। चूँकि दोनों का देख रहे हैं चिन्ह विपरीत है, यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण यहाँ पे 48 बचा, है ना। तो जो भी आपका विविधकर है इसका वैल्यू ऋणात्मक आ गया। जब विविधकर का मान ऋणात्मक आ जाए तो यहाँ पर आपको कोई हल नहीं प्राप्त होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। लिख देते हैं यहाँ जो भी आपको ये स्थिति दे दी गई थी, यहाँ पे इस स्थिति में आपको मूलों का हल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर विविधकर का मान यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, कोई हल नहीं। लिख देते हैं यह जो भी द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हुआ था, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अतः कोई हल नहीं। ठीक है। यदि आपको b² ऋण 4ac का मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ होता, इसका वैल्यू यदि 0 के बराबर मिलता या 0 से बड़ा मिलता तब आपको हल प्राप्त हुआ होता, लेकिन यहाँ पे देख रहे थे कि इसका मान ऋणात्मक मिल रहा है, तो यहाँ पे मूल काल्पनिक हुए, यहाँ पे कोई हल नहीं प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग परिमाप मतलब पूरी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग साथ साथ यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है ना। चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं इसी प्रकार से आपका एक आयताकार पार्क है। अब इसमें से पहले हम लोग को एक आप मान लीजिए, है ना, एक राशि को मानना पड़ेगा, या तो लंबाई को मान लीजिए या तो चौड़ाई को। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं, माना यह आयताकार ही है, लिख देते हैं आयताकार पार्क की, यहाँ पे चलिए चौड़ाई को ही हम मान लेते हैं x मीटर, हमने मान लिया, है ना। यहाँ पे x मीटर, सब राशि मात्रक मीटर में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर मीटर में ही मान लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना, चूंकि परिमाप आपको दे दिया गया है प्रश्न में 80 मीटर, यह प्रश्न में ही आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसी का हम इस्तेमाल करके यहाँ पर इसकी जो लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई तो हमने ज्ञात कर दिया, अब इसी का परिमाप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई। और देखिए इसको लंबाई को हम ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दो चर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है ना, तो यहाँ पर हम लोग को केवल एक ही चर मानना पड़ेगा, तभी आपको मतलब जो भी हल करने पर आपको द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। यदि दो चर हम लोग मान लेंगे, x और y मान लेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग हल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। चलिए फिलहाल में मानने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लंबाई, इसको हमने तो x मान लिया, चौड़ाई को, लंबाई को हम y मान लेते हैं, y मीटर।
अब यहाँ पे परिमाप का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री पूरा यहाँ से इस बिंदु से यदि आप स्टार्ट करें तो यहाँ से पूरी लंबाई इस प्रकार से एक चक्कर, पूरा एक चक्कर लगा दिए तो ये हो गया पूरा परिमाप होता है, पूरी बाउंड्री है ना। तो चलिए हम लोग फिलहाल में यहाँ पर वाई मान लेते हैं, लेकिन वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स के पदों में लिखेंगे। देखिए अब आपका यह हो गया वाई, आपका यह यक्स है, यह भी आपका वाई है और यह भी क्या है आपका यह चौड़ाई है, यह भी आपका यक्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर यहाँ पे 2 बार आपको यक्स को जोड़ना रहता है, 2 बार चौड़ाई को जोड़ देंगे, 2 बार लंबाई को, तब आपका पूरा बाउंड्री ज्ञात हो जाता है। 2x प्लस यहाँ पे 2y हमने लिख दिया है ना। अब प्रश्न में आपको चूंकि परिमाप दे दिया गया है, परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 80 और बराबर के इधर 2, यहाँ पे 2 हम वनिष्ठ कर लेते हैं, यक्स प्लस वाई बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं ना, जो यहाँ पर हम फिलहाल में वाई लिखे हुए हैं लेकिन इसको भी हम लोग लिखेंगे यक्स के ही पदों में है ना, इसकी लंबाई को हम लोग लिखेंगे यक्स के पदों में। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर मान लिया हमने और इसके यहाँ पर वाई के मान को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं यक्स के पदों में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुणे में बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे तो 80/2 आपको मिल जाएगा और बराबर के इधर है यक्स प्लस वाई। 80 में जब आप 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा बराबर के इधर यक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे प्लस है, यक्स बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 40 ऋण यक्स हो गया बराबर किधर हो गया वाई। और वाई यह है क्या है ना, वाई यह है क्या, यही है आपका लंबाई, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया यक्स के पदों में है ना। इसके स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो ये आपका लंबाई हो जाएगा यह हो जाएगा 40 ऋण यक्स, यह हो गया आपका मीटर में। चलिए ये हम बना देते हैं, यह हो गया आपका मीटर। और इसको बताया हमने किस प्रकार से ज्ञात किया। देखिए परिमाप का मतलब होता है पूरी बाउंड्री है ना, यदि आप इसको वाई मान लेते हैं, इसको वाई यदि मान लेते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाई हो जाता है, यह भी वाई, और यहाँ पर यह यक्स है तो यह भी यक्स हो गया। सब आप परिमाप को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 यक्स हो जाएगा और 2 यहाँ पर वाई हो जाएगा है ना, 2 यक्स हो गया 2 वाई हो गया। और चूंकि परिमाप आपको दे दिया गया था 80 मीटर तो यहाँ पर हमने 80 प्रतिस्थापित कर दिया और यहाँ पर सब कुछ बराबर इधर पक्षांतर करके हमने केवल वाई का मान ज्ञात कर लिया। और किस प्रकार से ज्ञात किया हमने आपको बताया, लिख देते हैं। चूँकि परिमाप 80 मीटर, तब यहाँ पे इसका हमने लंबाई ज्ञात किया 40 ऋण यक्स, जो यहाँ पर हमने आपको ज्ञात करके दिखाया था, इतना मीटर। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। और आपको क्षेत्रफल के बारे में दिया था कि क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार। क्षेत्रफल आपको दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में होता क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई गुणा कर दीजिए। लंबाई है ये 40 ऋण यक्स है और चौड़ाई क्या है यक्स है और बराबर किधर 400। अब इसको हल करके द्विघात समीकरण बना लीजिए। यक्स का गुणा यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे तो 40 यक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यक्स का दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो ऋण यक्स स्क्वायर आपको प्राप्त होगा, बराबर किधर है 400। चलिए अब यहाँ पर इसको भी हम लोग बराबर किधर ही पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे 40 यक्स हो गया और यहाँ पे ऋण यक्स स्क्वायर और ऋण यहाँ पे 400 हो गया, बराबर किधर 0। यहाँ पे देख लीजिए यह वाला पद चूंकि ऋणात्मक आ रहा है ना, यक्स स्क्वायर का पद ऋणात्मक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, तो यह पद क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा और इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, घातों घटते क्रम में लिख देते हैं। यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो गया। अब यक्स का पद लिखते हैं, चूँकि इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यह 40 यक्स हो गया, यह ऋणात्मक है तो अब क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, बराबर किधर 0। अब यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे इसका हम लोग तुलना कर देते हैं। द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का वैल्यू जो है x का गुणांक आपको 1 प्राप्त हो जाएगा और जो b है b का वैल्यू आपको ऋण 40 प्राप्त हो जाएगा और जो c है इसका वैल्यू आपको 400 प्राप्त हो जाएगा। अब विभक्तर ज्ञात कर लेते हैं, देख लेते हैं अस्तित्व है कि नहीं मूलों का। विभक्तर b स्क्वायर ऋण 4ac, तो यहाँ पे b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यही ऋण 40 का वर्ग ऋण 4 गुणते a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 400, यहाँ पर हो जाएगा। और हल करते हैं इसको, यहाँ पे 4 का वर्ग कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा और जो भी संख्या मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा और डबल 0 लग जाएगा।
ऋण, यहाँ पे 4 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 और डबल 0, और जितनी राशि धनात्मक है उतना ऋणात्मक घट कर 0 हो गया। यहाँ मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, यहाँ मतलब यह स्थिति संभव है, लिख देते हैं यहाँ यह स्थिति संभव है। दोनों मूल आपको बराबर ही प्राप्त होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू 4ac का वैल्यू 0 के बराबर प्राप्त हुआ है। तब हम लोग यहाँ पर मान ज्ञात करना पड़ेगा, लिख देते हैं मूल क्या होगा, तब रहेगा, तब मूल यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर ऋण 4ac और बटा 2a, यही हमने बताया था। तो हो जाएगा x बराबर ऋण b के स्थान पे, b का वैल्यू हमने ऋण 40 ज्ञात किया हुआ है, तो यहाँ पे ऋण 40 प्रतिस्थापित कर देते हैं, और प्लस माइनस यह पद पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर ऋण 4ac का वैल्यू तो हमने यहाँ पर 0 ज्ञात किया हुआ है, और यहाँ पर हर में है 2, और a का मान क्या है, 1 है। चलिए इसको और हल करते हैं, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा, धनात्मक 40 मिलेगा, और यह पद ही पूरा हटा देते हैं क्योंकि ये 0 हो गया है, और हर में क्या है 2 है, और लिख देते हैं बराबर, जब 40 में 2 से भाग देंगे तो यह आपका 20 प्राप्त हो जाएगा। आपको यही प्राप्त हो रहा है, यक्स का वैल्यू आपको क्या मिला, 20 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं जो पार्क है, यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है ना, यह है 20 मीटर। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका हमने वैल्यू 20 मीटर ज्ञात कर दिया ना, तो यहाँ पर यदि आप प्रतिस्थापित करेंगे 20 है ना, यहाँ पे x का स्थान 20 प्रतिस्थापित करेंगे ना, तो 40 में से 20 घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख भी देते हैं, 40 में से जब आप 20 घटा देंगे तो यहाँ पर आपको 20 मीटर प्राप्त होगा। मतलब जो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है। मतलब इस प्रकार से जो भी आपका जो पार्क बन रहा है ना, यह एक वर्गाकार पार्क बनेगा, ठीक है, ऐसा पार्क बन जाएगा जिसका यहाँ पर परिमाप क्या रहेगा, 80 मीटर, और यहाँ पे क्षेत्रफल क्या रहेगा, 400 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार का जो पार्क बन रहा है, ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू इतना मीटर, अतः लिख देते हैं कि लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है ना, जिसका यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया था कि परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो, तो इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है। और यहाँ पर आपको मिला है एक वर्गाकार पार्क मिला है ना, जिसका लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों ही सेम प्राप्त हुआ। इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।